आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फ़नकार और मैं हूं रिज़वान ख़ान। दोस्तों, हमेशा हम एक मशहूर शख्सियत को आपसे रूबरू करवाते हैं। बेशतर ऐसा होता है कि पर्दे पर जिनको हम देखते हैं वो आपके सामने होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सीरीज़ में हम कुछ ऐसी शख्सियतों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने काम किया, बड़ी-बड़ी फ़िल्मों को कामयाब बनाया और उनको हम नहीं जानते। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन क्योंकि आज की जनरेशन या कुछ पुराने लोग भी उनके नाम से उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन जब फ़िल्मों की बात होगी, जिन फ़िल्मों को उन्होंने लिखा वो सुपर हिट हुई, तब आप रिलेट कर पाएंगे। और वो मशहूर शख्सियत हैं हमारे साथ, रंजीत कपूर साहब। सर नमस्कार। 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 आदाब, कैसे हैं आप? आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। एक बहुत बड़ा नाम है फ़िल्मी दुनिया का, यानी अगर हम बात करें, बहुत मशहूर राइटर हैं, डायरेक्टर भी हैं, हालांकि कुछ फ़िल्में डायरेक्ट की हैं, लेकिन जिन फ़िल्मों को इन्होंने लिखा, इनकी कलम में, इनके लिखने में वो जादू है कि वो जिस फ़िल्म को लिखा वो फ़िल्म हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। हम बात करेंगे पहली फ़िल्म से, जाने भी दो यारो। ये हम सबको पता है कि हमने देखी थी, 1983 की सुपर हिट फ़िल्म थी जिसको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया था, यहाँ तक कि नेशनल अवार्ड भी उसको मिला। कुंदन शाह साहब की वो फ़िल्म थी जाने भी दो यारो, जिसको हमने देखा, खूब हंसे, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था। वो भी रंजीत कपूर साहब ने लिखी थी। उसके बाद तो एक सिलसिला ऐसा चला कि वो आज तक थमा नहीं है। लेजेंड ऑफ भगत सिंह, लज्जा, कभी हाँ कभी ना शाहरुख खान साहब की, तेरे मेरे सपने अमिताभ बच्चन साहब के लिए। पहले शुरुआत करेंगे सर जाने भी दो यारों से ही, क्योंकि ये आपकी पहली फिल्म थी। जी। फिल्मों में कैसे दाखिला हुआ? फिल्म में इस तरह से हुआ, मेरे को ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं फिल्मों में भी आऊँ, लेकिन यह है कि फिल्म देखने का तो बहुत शौक था। ये नहीं सोचा था कि मैं लिखूंगा भी। तो एक मरतबा उन दिनों मेरी दोस्ती भी हो गई थी, दो FTI के लोग थे, एक मतलब पास कर चुके थे, तो रेणु सलूजा और विनोद चोपड़ा। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, जानते थे। तो उन्हीं दिनों कुंदन को ये सब्जेक्ट लिखवाना चाहता था वो, जिसका नाम बाद में मैंने ही रखा, जाने भी दो यारो। तो उसका उस वक्त उसका नाम था ऑल स्क्रूड अप, अंग्रेजी में लिखा था। वो हिंदी वाला आदमी नहीं था बेचारा, या तो गुजराती बोल सकता था या हिंदी बोल सकता था कुंदन। तो उसको तीन लोगों ने सजेस्ट किया कि एक तो रवि बासवानी, जो अब बेचारा इस दुनिया में नहीं है, और रवि बासवानी और विनोद चोपड़ा ने ये सजेस्ट किया कि ये स्क्रिप्ट रंजीत कपूर लिख सकता है। अच्छा। उस वक्त मैं दिल्ली भेज था, और उन दिनों कोई फ़ोन वोन भी नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से बुक करना पड़ती थी कॉल, घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। खैर बहरहाल उसका मेरे पास एक बार चिट्ठी आई और उसने कहा कि मैं ऐसे लिखवाना चाहता हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा दिल्ली आ जाओ। तो वो बेचारा दिल्ली आया, और दिल्ली आया, हमें मुलाकात हुई। मैंने पहले उसको बोल दिया कि अगर मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगा तो मैं लिखूंगा। खैर मुझे वो अच्छा लगा, और फिर मैंने उस हामी भरी, और फिर लिखने के लिए फिर मुझको यहाँ आना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जहाँ मैं रह रहा था वहाँ मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं था। तो मैं यहाँ साइन में रहते थे वो कुंदन शाह, उनके घर में आके ठहरा, और वहीं मैंने बैठ के ये जाने भी दो यारो हुई थी, ये लिखी। अभी आज 36-38 साल हो गए, अभी भी उसकी जो वैलिडिटी है, अभी भी उसकी जो रेलेवेंस है वो बहुत बना हुआ है। मैंने देखा है कि कितने लोग जो है अभी भी जाने भी दो यारो जो है उसको एडमायर करते हैं। तो आपको क्या अंदाज़ा था जब आपने ये लिखी जाने भी दो यारो कि ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, इतने सारे अवार्ड्स? नहीं, मेरे को नहीं सोचा था। एक्चुअली उन दिनों ये नहीं सोचा करते थे हम कि इसका हाशिया क्या होगा। ये है कि भाई एक लिखे है, अच्छा है, और अपनी तरफ से हम पूरी एक इसको दिलचस्प बनाने के लिए इसके अंदर जो एक सटायर है उसको हम किस तरह से हम इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यही सब ख्याल थे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमें नहीं पता था। उस वक्त तो वो बिल्कुल गीता वाले उसकी तरह थे, कर्मण्यवादी का रास्ते। तो इस तरह से मैंने लिखी, और उसके बाद फिर ये सिलसिला भी चलने लगा। फिर विनोद चोपड़ा और सईद मिर्जा, ये लोग एक ही इंस्टीट्यूट के बैच के थे, आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे। तो सईद मिर्जा की भी मैंने एक फिल्म लिखी उन्हीं दिनों, और वो थी मोहन जोशी हाजिर हो। और फिर
विनोद चोपड़ा की लिखी फिल्म खामोश, वो पहला पॉलिटिकल अपना थ्रिलर था, इंडियन थ्रिलर था, और बहुत छोटे बजट की फिल्म थी सबको, बट आई एंजॉयड इट। हिंदी सिनेमा में एक सीक्वल का ट्रेंड शुरू हो चुका है काफ़ी ज़माने से, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ऐसा जहन में आया कि जाने भी दो यारों का सीक्वल बनना चाहिए या मैं लिखूं? हाँ, मुझे लगता है कई लोगों ने मुझसे कहा, और मैंने लिखा भी है, जाने भी दो यारो पार्ट 2 मैंने लिखा हुआ है। पहले तो वही शर्त है ना उसको, तो ये उसके लिए ये रखा हुआ है, जाने दो पार्ट 2 बहुत ज़्यादा, बहुत और आगे की बात है, और ये और ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग है और ज़्यादा पावरफुल है ओरिजिनल से। अभी हाल ही में चेहरे, ये अमिताभ बच्चन साहब और इमरान हाशमी जी इसमें कास्ट हुए, ये कहानी आपने लिखी है, ये बिल्कुल आज के दौर की है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी बहुत हिट। मेरे ये प्ले था, मैंने 2009 या 10 में किया था, स्टूडेंट प्रोडक्शन किया था, और इट वाज ए मेजर हिट दिल्ली में, नेशनल स्कूल ड्रामा, बहुत अच्छा था। रूमी जो है, रूमी जाफरी जो डायरेक्टर इस फिल्म का है, वो बहुत अच्छा, खुद भी राइटर है, लेकिन मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे छोटा भाई है वो, तो उसको बहुत अच्छा लगा वो, और उसने कहीं जिक्र किया अमित जी से, उनको भी बहुत अच्छा लगा और राज़ी हो गए काम करने के लिए उसमें। तो इस तरह से जो था उसने मुझसे राइट्स मांगे रूमी ने, तो वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैंने कहा ठीक है ले लो। तो उसने फिर बनाई है फिल्म, और मुझे क्रेडिट भी दिया कि हाँ अभी स्क्रिप्ट जो है राइटर रंजीत कपूर की है। तो इस तरह से वो चेहरे बनी, और एक जय हो डेमोक्रेसी। हाँ, जय हो डेमोक्रेसी इट्स अ वेरी, वो मतलब बिल्कुल मेरा मतलब ओरिजिनल है वो। और वो मेरे दामाद विक्रम जो है, विक्रमजीत सिंह भुल्लर, उन्होंने प्रोड्यूस की, मेरा को डायरेक्टर भी रहे वो एक अजीब कहानी है, और वो फिल्म बनी, लेकिन अब वो सिर्फ 2 बार दूरदर्शन पे दिखाई गई है जी। और उसका अभी किसी को बेची नहीं है, तो वो सिर्फ लोगों के जहन में है जिन्होंने देखी है वो, या मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, उसकी अभी बिकी नहीं है, मतलब बेची नहीं है, अभी दूसरे उलझनों में थे विक्रम। तो आप बात करेंगे उसके, तो वो जहाँ भी मैंने दिखाई स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। उसका सब्जेक्ट ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे एक मुर्गी जो है नो मैंस लैंड में चली जाती है। वो मुर्गी किसकी है, पाकिस्तान की है या हिंदुस्तान की? इसको लेके जो है ना वो सिलसिला शुरू होता है, और एस्केलेट होती जाती है पूरी स्थिति, टेंशन बढ़ती जा रही है, कभी भी वॉर हो सकती है। उसके लिए पॉलिटिशियंस, एक स्पेशल वो बनाई जाती है कमेटी, और जो संसद सदस्यों की, और उनकी मीटिंग हो रही है, और पूरी मीटिंग होती जाती है। इस बीच में वहाँ क्या होता जाता है, तो इस मीटिंग में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, मारपीट होने लगते हैं, तो वहाँ भी जो है सब सुलह हो जाती है। उसके बाद एक दौर आया जब आपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट वाली फिल्मों को लिखना शुरू किया जाए। उसमें मेरे कोई वो नहीं था, अपना कोई वो नहीं है, चुनाव नहीं था उसमें। मुझसे कहा गया कि भाई ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है इस पर भी लिखेंगे। तो मिसाल तो मंगल पांडे है, एक ऐतिहासिक चरित्र था, बायोपिक समझ लीजिए के लिए उस वक्त, तो लिखा, वो भी लिखा। तो मैंने हर जॉनर, थिएटर में भी मैंने हर जॉनर में काम किया है, और मैं हमेशा ये सोचता था कि हम के इंसान को या किसी भी आर्टिस्ट को, राइटर को अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, और किसी एक उसमें बंधना, किसी जॉनर में वो जो है वो आपकी उसको कल्पनाशीलता को रोक देता है। तो मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट, नई ज़मीनें ढूंढूं, नई ज़मीनें तोड़ूं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन साहब की, तो उनके साथ भी आपने काम किया। जब उन्होंने अपनी ABCL लॉन्च की, तो उसमें तेरे मेरे सपने बहुत हिट रही वो फिल्म भी, उसको भी आपने लिखा। कैसा रेपो रहा उनके साथ? एक्चुअली उसमें क्योंकि अमित जी जो थे उनके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं था, सिवाय इसके कि ABCL उनका बैनर था, जो भी उद्घाटन वगैरह हुआ था उसमें मैं उसमें शामिल हुआ था। लेकिन उसमें जया जी जो थी ना, वो सब संभाल रही थी, हैंडल कर रही थी, क्योंकि अमित जी वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम। तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन नहीं होता था, मुलाकात थी, उनके घर में आने जाना मेरा था, कभी कभी गाहे बगाए, लेकिन जो क्रिएटिव जो भी था वो संभालती थी जया जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई अच्छा डायरेक्टर जिसके लिए हमने लिखा है, वो उस कहानी को हमारी सही तरह से पोर्ट्रे नहीं कर पाया। कभी पूरे करियर में आपको ऐसा लगा?
बहुत बार, बल्कि इस वजह से मैंने जो अपनी फिल्में लिखता था बाद में वो देखना बंद कर दिया था। अच्छा। क्योंकि मैंने जो जिस तरह से लिखे हैं सीन वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। जहाँ फोकस होना चाहिए वहाँ फोकस नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन ही तो होगा देख के ना। तो उससे अच्छा भी देखो ही मत। तो मैं सिर्फ लिखता हूँ अब, और अपनी फिल्में लिखी हुई फिल्में भी देखता नहीं हूँ। तो सिर्फ इसीलिए। और उसके बाद यही होता है कि भैया अब मैं खुद जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं जानता हूँ कि उसको मुझे किस तरह से उसको पोर्ट्रे करना है, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो मैं खुद बनाना चाहता हूँ, खुद डायरेक्ट करना चाहते हैं। कई आपने फिल्में की भी हैं डायरेक्ट? 2 सिर्फ। एक ये किया है मैंने, पहली फिल्म थी चिंटू जी, नाम मैंने कुछ और रखा था लेकिन वो प्रोड्यूसर जो थे उन्होंने जिद करके चिंटू जी कर दिया था। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था कि मेरे जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर बॉबी बेदी, उन्होंने मुझे एक तरह से ब्रेक दिया। और बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनके बिना मैं नहीं बना सकता था। वो थे ऋषि कपूर। तो वो मुझे चाहिए था इसके अंदर कैरेक्टर कि जो कभी स्टार था और अब नहीं है। तो एक मतलब किसी और के सब्जेक्ट सुनाने के लिए मैं आर के गया था। तो मैंने उसके सब्जेक्ट सुनाने के बाद वो भी उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं करूँगा। उसके बाद मैंने कहा अच्छा मैं आपके सब्जेक्ट सुनाता हूँ, ज़रा आप इस पर रिएक्ट कीजिए। तो मैंने कहा बहुत मुख्तसर में सुनाऊँगा, 5 मिनट में मैंने सुना दिया। और वो इतने एक्साइटेड हो गए, कहते ये तो मैं हूँ। और कहते लिख लिया आपने पूरा? मैंने कहा अभी नहीं लिखी। जब तक मैं वापस लौट के आया ऑफिस तो बॉबी बेदी मुझसे बोलेगा रंजीत भाई आप क्या सुनाया है उनको ऋषि कपूर? मैंने क्यों, क्या हुआ? कह रहे 2-3 बार फ़ोन आ चुका है उनका और वो और एक्साइटेड है, तो जाइए आप। मैंने कहा लिखा अभी तो आइडिया है, लिखिए आप जाइए। मुझे 1 हफ्ते के लिए भेज दिया खंडाला, वहाँ मैंने बैठ के काम शुरू किया। फिर 1 हफ्ते बाद ही मुझे बुला लिया कि नहीं उन्होंने डेट दे दी, अब शूटिंग करने जाना है आपको। हमने टीम भेज दी रैकी हिमाचल, आप वहाँ जाइए, वहाँ पूरी कर लीजिएगा इसके। तो वो इस तरह से आनन फानन में जो है ना वो सब फैसले हुए और बने। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी, ऋषि कपूर का भी, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। पहली फिल्म थी मेरी। अच्छा, बहुत सारी फिल्म्स आपने लिखी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने आपके लिखे हुए कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया है फिल्मों पर या बड़े पर्दे पर। आपको क्या लगा कि किस एक्टर ने आपके किरदार के साथ, लिखे हुए किरदार के साथ इंसाफ किया है या बहुत अच्छा किया? मुझे मतलब शॉर्ट में अगर मैं कहूँ कि किसी हद तक वो थी कभी हाँ कभी ना, कि वो जो कैरेक्टर, जो सुनील का जो कैरेक्टर लिखा था वो मेरे जहन में शाहरुख नहीं था। ये जब शाहरुख को जो कास्ट कर लिया तो लगा कि जैसे ये रोल उसी के लिए था। अच्छा। और उसने खुद भी कई मरतबा ये बात कही कि जितना उसने उसके साथ रिलेट किया, उसके साथ आइडेंटिफाई किया, उस सुनील कैरेक्टर के साथ, और किसी के साथ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वो ऐसी फिल्म थी जो मुझे उसने ये तसल्ली मुझे दी कि जैसी लिखी थी वैसी ही बनी और वैसी उसमें परफॉर्मेंसेस मिले। कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हुआ है आपके करियर में कि आपने बहुत अच्छा लिखा हो? क्योंकि जो राइटर लिखता है उसको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, तो कभी रिजेक्शन मिले हों, आपकी कहानी को कह दिया गया हो नहीं अच्छी नहीं और आपको मायूसी हाथ लगी? नहीं, मतलब इस लिहाज से मैं बहुत लकी रहा हूँ, बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि जब भी किसी के लिए मैंने कुछ लिखा है वो हमेशा मकबूल हुआ है और उसको अप्रिशिएट किया गया है। और उससे सुख कह लीजिए, ये भी एक सुख होता है कभी रिजेक्शन का। उससे ज़िंदगी में तो लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया होगा लेकिन मैंने राइटिंग को नहीं किया। लिखने का शौक़ आपको हुआ कैसे? क्या शुरू से आप शायर थे, कवि थे, या राइटर बनने का आपको शौक़ था? एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे जाके बता दूं कि मेरी वालदा जो थी वो खुद बहुत बड़ी राइटर थी और शायरा भी थी। मतलब नस्र भी उनका बहुत अच्छा था, नज़्म भी बहुत अच्छी कहती थी, गज़ल कहती थी। मेरे फादर भी पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे। अच्छा। और बड़े बड़े जो राइटर्स के नाम जो हैं, मिसाल के चाहे वो जो किताबें हैं, उस वक्त में बच्चा था, मतलब 8-9 साल का था। मेरी माँ लाइब्रेरी से भोपाल में मेरी परवरिश शुरू की, तो भोपाल में रहते थे हम। तो वहाँ से वो जो लाइब्रेरी से जाती थी किताबें इशू कराती थी, तो वो हिंदी में होती थी, तो मैं उनको भी पढ़ लेता था। तो मैंने बहुत ही छोटी उम्र में भी मैंने
दोस्तोयेवस्की और टॉल्स्टॉय और चेखव और इन सब से मैं वो हुआ, रूबरू हुआ। तो ये एक इत्तेफाक भी था, लेकिन चूँकि मुझे ये सब चीज़ें संस्कार में अपने घर में मिली थी, तो मुझे पढ़ने का तो शौक़ था ही। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि मैं लिखने का भी शौक़ हुआ। अच्छा। और अब मैंने अपनी पहली कहानी लिखी, और उस वक्त की जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस मैगज़ीन थी सारिका, टाइम्स ऑफ इंडिया का सिस्टर पब्लिकेशन था। उस वक्त उसके संपादक होते थे कमलेश्वर। तो मेरी पहली कहानी 68-69 में नींद कहानी का नाम था, वो सारिका में छपी थी। फिर कुछ दिनों के बाद उनका ख़त आया, जो एक मेरे जैसे नौसिखिया के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात थी, कि उनका ख़त आया कि अभी बहुत दिनों से तुम्हारी नई कहानी नहीं भेजी तुमने। अच्छा। भेज। तो मैं बहुत ही तिफले मकतब था उस वक्त, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने कहानी, दूसरी कहानी लिखी, उससे इंस्पायर होकर उनको भेजी। तो फिर उसके बाद एक सिलसिला ही चलने लगा, और दूसरी मैगज़ीन में भी छपती थी। तो लिखने का शौक़ कर लीजिए या रुझान, वो मुझे अपने घर से भी मिला, और इस तरह से मेरे दोस्तों से मिला, चलता रहा ये सिलसिला। तो लेकिन अभी तक मतलब जो लिखा था वो ओरिजिनल था, अपना था। उसका जब नेशनल स्कूल ड्रामा में आ गया, तो वहाँ आके जो वर्ल्ड लिटरेचर से मेरा और ज़्यादा बड़ा एक तारुफ हुआ, और मुझे लगा कि भैया जो इतना लोगों ने लिखा है, इतने महान लोगों ने, अगर उनकी रचनाएं में अगर ट्रांसलेट करके या अडेप्ट करके स्टेज मतलब पे कर दूं और ऑडियंस तक पहुंचा दूं, तो बहुत बड़ा मुझे मिल जाएगा। मुझे अपने लिखने का शौक़ मेरा ख़त्म हो गया कि भाई मैं ओरिजिनल कुछ लिखूं, क्योंकि इतना कुछ लिखा जा चुका है दुनिया में कि उसके आगे मेरा जो लेखन था वो बहुत ही वो था इन्फीरियर, मुझे लगता था। तो इस तरह से फिर एक ये सिलसिला शुरू हुआ कि मैं नॉवेल्स को और विदेशी नाटकों को ट्रांसलेट करना शुरू किया। जो मेरा पहला जो NSD में मैं NSD में जो दाखिल हुआ 73 में, जो 76 में मेरा जो पहला मेरा जो डिप्लोमा प्रोडक्शन था, एग्जामिनेशन प्रोडक्शन, वो मैंने 19th सेंचुरी की क्लासिक वॉइस प्ले का नाम था, जर्मन क्लासिक, और वो एक बहुत बड़ा उस वक्त का जॉर्ज ब्यूखनर, उसका प्ले था, जो दुनिया में बहुत कम इक्का दुक्का ही हुआ था, वो मैंने किया था। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हम देख सकते हैं? वो शेर याद आता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें मेरे जो दोस्त हैं जाहिद साहब, वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं जी। और ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं, और मतलब मैं जल्दी से जल्दी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 74 का हो गया हूँ, तो मेरे पास वक्त बड़ा कम लगता है मुझको। और हो सकता है मैं जिस्मानी तौर पे मैं 100 बरस तक जीता रहूँ, लेकिन मेरी फैकल्टीज़ वो सब मेरा साथ कब तक दे पाती हैं मुझे नहीं पता। तो इस वक्त मैं जो है बहुत ही वो हूँ, एंक्शस हूँ, कुछ ना कुछ जल्दी बनाने में, कुछ नया कुछ करने में। तो बहुत से मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट्स की मेरे पास कमी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी प्यारी कॉमेडी है, अब वो आजमाई हुई है, वो मैंने 2006 में उसका स्टेज पे प्ले किया था। इट वाज ए सुपर हिट प्ले, आंटियों का तहखाना। तो वो मैं करना चाह रहा हूँ, मेरा इमीडिएट जो प्रोजेक्ट है, और वो बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट है, और मेरे पास उसमें बहुत अच्छी टीम है, मेरे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं उसमें साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैं उसी की तरफ, मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग दैट फिल्म, आंटियों का तहखाना। तो बहुत सर शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया और इतनी कीमती बातें हमें बताएं, इतनी अच्छी बातें बताएं, और हम शुक्रगुज़ार भी हैं आपके कि एक पूरा दौर आपका हमने मुख्तसर अंदाज में पेश करने की कोशिश की, और बहुत सारे जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, उन वो सीख सकते हैं, क्योंकि एक तरह से इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। हम एडमायर कर सकते हैं सर को, इतना लंबा वक्फ़ा गुजारा है और गुजार रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं माशाल्लाह, नई नई फिल्में लिख रहे हैं। तो हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहें, यही हमारी दुआ है आपके लिए सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। तो अगले शुमारे में किसी और मशहूर शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक आप रखें अपना ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।